सभी को मेरा अभिवादन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारतीय राजनीतिक विचारक शुक्राचार्य के वर्णित प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करेंगे। शुक्र नीति सार में प्रशासन के कतिपय अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का जो वर्णन किया है वह इस प्रकार से है। सबसे पहला, कर पद्धति। शुक्र ने आय और व्यय के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। उनके अनुसार सेना और प्रजा के संरक्षण के लिए यज्ञ करने हेतु कोष संग्रह किया जाना चाहिए। ऐसा कोष राजा के लिए इस लोक और परलोक में सुखदायी होता है। भोग विलास के लिए संग्रहित कोष दुख का कारण बनता है। ऐसे कोष जो कि स्त्री और पुरुषों के लिए किया गया हो, केवल उपभोग के लिए किया गया हो, वह नरक का कारण होता है। और शुक्र के अनुसार तीर्थ या देव स्थानों से आपातकाल को छोड़कर कभी भी कर नहीं लिया जाना चाहिए। यदि आपातकाल को छोड़कर राजा कर बढ़ा देता है तो प्रजा के धन का शोषण होता है और प्रजा और राज्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। बेचने और खरीदने वालों को जो राजभाग देना होता है उसको उन्होंने शुल्क या चुंगी कहा। शुल्क लेने के स्थान पर बाजारों के मार्ग, सीमा, गांव या की चौकी होते हैं। एक वस्तु पर एक बार ही राज्य शुल्क लिया जाना चाहिए। जिस भूमि में कंकर हो, बंजर हो, उसे आय का 6वां भाग राजा को कर के रूप में स्वीकार करे। जिस भूमि में राजा को 100 रुपये भर चांदी की आमदनी हो, उसे राजा किसान से पैदावार का 20वां भाग ग्रहण करे। व्यापारी और ब्याज लेने वाले से राजा लाभ का 32वां अंश लेवे। राजा अपनी आय का 1/3 भाग जो है वह सेना का संग्रह करे। वह आधा भाग दान में लगाए, आधे भाग में प्रजा की रक्षा करे और आधे भाग में अधिकारी जो गण हैं उनका भरण पोषण करे। शुक्र के अनुसार आय का आधा भाग कोष में जमा करा देना चाहिए और कुल आय का 1/4 सेना पर वह व्यय करे। दूसरा जो उन्होंने पहलू बताया वह स्थानीय प्रशासन। शुक्र ने जिस विषय में संक्षिप्त रूप से कहा है, जिस व्यक्ति को राजा 10 गांवों का अधिकार देता है तो वह तो नायक कहलाता है। 100 गांवों का अधिपति सामंत कहलाता है। 100 गांवों का अधिकार देकर जिस भृत्य को सामंत के बराबर ही वेतन देकर नियुक्त किया जाता है वह अनुसामंत कहलाता है। जो 10,000 गांवों का कर ग्रहण करता है वह आशा पालन कहलाता है। जिसकी लंबाई चौड़ाई का घेरा 1 कोस हो, वह 1000 राजकीय कर देता हो, वह ग्राम कहलाता है। प्रत्येक गांव में भूमि कर इकट्ठा करने वाले राजा द्वारा नियुक्त ग्रामपति होता है। जितना देश जिस राजा के अधीन होता है वह उतना प्रदेश उसका राष्ट्र कहलाता है। स्थानीय प्रशासन की इस व्यवस्था के आधार पर शुक्र ने विकेंद्रीकरण, सत्ता और व्यवस्था के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया है। अगला, न्याय का महत्व और न्याय पद्धति। शुक्र नीति में न्याय को राज्य का मुख्य दायित्व माना गया है। राज्य का प्रमुख कर्तव्य था कि वह दुष्टों का हरण करे और सभी सज्जन व्यक्तियों के सम्मान और संपदा की रक्षा करे। शुक्र नीति के अनुसार राज्य कानूनों का स्रोत है। धर्मशास्त्र जातियों, प्रदेशों, श्रेणियों के चलन और राजा के आदेश। राजा को दंडधारी होना चाहिए क्योंकि दंड के भय से ही दुष्ट मनुष्य जो होते हैं वह दुष्टता का त्याग करते। राजा दंड नीति से ही सारे जो हैं वह कार्य कर सकता है। दंड ही सारे धर्मों का एकमात्र रक्षक है। दंड देने का जो कार्य है वह राजा के अधीन था क्योंकि वह शक्तिशाली होता है। फटकारना, अपमान करना, बांध लेना, ताड़ना देना, गधे पर चढ़ाना, अंग छेद करना, ये सब प्रकार के दंड के जो थे वह प्रकार थे। शुक्र ने न्यायिक प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया है जो इस प्रकार से है। राजा को उचित है कि वह वकील, आमत्य, ब्राह्मण और पुरोहित के सहित अपनी बुद्धि को निश्चल करके क्रोध व लोभ से रहित होकर क्रम से व्यवहारों को देखे, यानी मुकदमों को देखे। उसे अकेले में कोई मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। दोनों वादी प्रतिवादी दोनों ही होने चाहिए उसके सामने और अच्छे तरीके से उनको जो भी मुकदमा है उसको सुनना चाहिए। राजा और राजा के अधिकारी को खुले में अभियोग का निर्णय करना चाहिए। राजा को शिक्षाचारता को छोड़कर जो शास्त्रों के अनुसार है उसी अनुसार निर्णय करना चाहिए। शुक्र नीति के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं भी उन्होंने निर्धारित की। राजा के द्वारा केवल ऐसे व्यक्तियों को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करना चाहिए जो वेदों का ज्ञाता हो, जिनका इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो, जो सदाचार संपन्न, सत्यवादी और प्रियभाषी हो। राजा जिन उत्तम कुलों की श्रेणी या गणों को अच्छी तरह जानता हो उन्हें गांव के झगड़े और निपटारे पर लगाना चाहिए। जिस अभियोग पर विचार कुल के द्वारा ना हो सके उसे पंचायत निर्णय, और पंचायत में भी ना हो सके तो उसे राजा द्वारा नियुक्त बोर्ड उसका निर्णय करना
चाहिए। जब किसी अभियोग का निर्णय गण करने में असमर्थ हों तो राजा के अधिकारी उसे करें। एक व्यवहार की पड़ताल पुनः विचार होना चाहिए, 1, 2 और 3 बार होना चाहिए। शुक्र नीति सार में वर्णित न्याय प्रणाली की विवेचना कई बातों से हमें स्पष्ट होती है। सबसे पहला, मुकदमे की सुनवाई एकांत में ना होकर खुले में हो। राजा को स्वयं अकेले ही उसका निर्णय नहीं करना चाहिए, सबकी राय लेनी चाहिए। मुकदमों की सुनवाई में सभ्य वकील, साक्ष्य और प्रमाणों का प्रयोग होना चाहिए। और प्राण विभाग नामक न्यायिक अधिकारी न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण उसका भाग है। और पंडित जो शुक्र के अनुसार राज्य का कानून मंत्री होता है, वह राजा को कानून के विषयों में परामर्श देता है। शुक्र नीति में न्यायाधीशों के साथ साथ विचार सभा का भी उल्लेख किया गया है। विचार सभा की यह व्यवस्था वर्तमान समय की जूरी के समान है। शुक्र ने राजा को सुझाव दिया कि सुपरीक्षित एवं सुयोग्य व्यक्तियों को विचार सभा में नियुक्त किया जाना चाहिए। न्याय के विभिन्न स्तरों में सर्वोत्तम कुल आते हैं, इसके बाद श्रेणी, उसके बाद गण और उसके बाद राजा के अधिकारी, उसके बाद अध्यक्ष और अंत में स्वयं राजा। इस प्रकार शुक्र ने न्यायिक व्यवस्था का वर्णन किया और उनकी न्याय व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को न्याय नहीं मिले, इसके पूरे न्याय अच्छे से मिले, अच्छे प्रकार से उनको न्याय मिले, इस प्रकार की सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। और शुक्र का जो दंड विधान है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। दंड देने के प्रसंग में प्रत्येक परिस्थिति में निष्पक्षता का पालन किया जाना चाहिए, ऐसा शुक्र ने कहा। दंड की मात्रा, प्रकृति का निर्धारण अपराध की प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए, मतलब जिस प्रकार का अपराध हो उसी प्रकार के दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। शुक्र ने अपराधों का वर्गीकरण किया है, 4 भेद बताए हैं। सबसे पहले कायिक, दूसरा वाचिक, तीसरा मानसिक, चौथा सांसर्गिक। कायिक का मतलब है शारीरिक आघात से संबंधित अपराध। वाचिक यानी वाणी से किया गया अपराध, यानी अपशब्द बोलना किसी को। मानसिक यानी अपराध करने की इच्छा थी पर अपराध भले ही नहीं किया हो, मानसिक रूप से किसी को प्रताड़ित किया गया हो। सांसर्गिक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वयं अपराध नहीं किया हो लेकिन आपराधिक कृत्य में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनकी भूमिका हो, यानी उनकी सहायता पहुंचाई हो। इन 4 श्रेणियों में अपराधों की 2 सामान्यतः उप श्रेणियां बनाई हैं, कारित और अनुमोदित। कारित यानी स्वयं किया गया अपराध या करवाया गया अपराध, और अनुमोदित यानी अपराध कार्य में स्वयं तो भाग नहीं लिया लेकिन किसी रूप में अपराध करने की अनुमति हो। इस प्रकार से अपराधों के वर्गीकरण शुक्र के द्वारा किए गए हैं। शुक्र ने अपेक्षा की कि अपराधियों के लिए दंड की प्रकृति और मात्रा का निर्धारण करते समय अपराधों के वर्गीकरण की सभी बिंदुओं पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। शुक्र नीति में तत्कालीन प्रवृत्तियों के अनुरूप कठोर दंड की व्यवस्था भी की गई। गंभीर अपराधों के लिए शुक्र ने कठोर दंड का प्रावधान किया, यानी देश निष्कासन का भी। सामान्यतः शुक्र प्राण दंड के पक्ष में नहीं थे, लेकिन राजद्रोह जैसी गंभीर अगर अपराध होगा तो प्राण दंड भी दिया जा सकता है, जो क्योंकि राजद्रोह देश के लिए घातक हो सकता है। अतः राजद्रोह जैसे गंभीर अपराध के लिए में जो संलग्न व्यक्ति हैं उनको देश से निष्कासित किया जाना चाहिए। इस प्रकार हमने आज के इस लेक्चर में शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था, उनकी दंड व्यवस्था और उनकी न्याय व्यवस्था को जाना। धन्यवाद।